टॉपिक, रेस क्रॉसिंग इन ह्यूमंस। हाँ। तो इसका सिंपल मीनिंग है इंटरब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ह्यूमन रेसेस। हाँ बिल्कुल। हिस्टोरिकली क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन था, राइट। जिसकी वजह से रेसेस डेवलप हुई, स्पेसिफिक ट्रेट्स एक्वायर किए। लेकिन फिर 15th सेंचुरी से जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, हाँ, तब कॉन्टैक्ट बढ़ा। एग्जैक्टली, और ये फिनोमेना बढ़ा। इसका आउटकम हुआ रेशियल ट्रेट्स का एडमिक्सिंग। जैसे कि एग्जांपल्स है अफ्रो अमेरिकन या एंग्लो इंडियंस। हाँ, उनमें हम ये देख सकते हैं। इससे मिक्स्ड या सेकेंडरी रेसेस फॉर्म हुई, जिनके फिजिकल फीचर्स प्राइमरी रेसेस का मिक्सचर शो करते हैं। एक टर्म मुलाटो भी मेंशन है। हाँ, मुलाटो टर्म यूज होता है ऑफस्प्रिंग के लिए जिनके पेरेंट्स एक कॉकेशियन और एक निग्रोइड रेस से हों। हाँ, और इसके कॉजेस क्या बताए गए हैं सोर्सेज में हिस्टोरिकली? देखिए, हिस्टोरिकली कॉजेस थे ट्रेड, वॉर्स, मैरिज अलायंसेस और कॉलोनियलिज्म जाहिर है। हाँ वो भी, मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जॉब्स या एजुकेशन के लिए माइग्रेशन भी। राइट। इन सब की वजह से रेस क्रॉसिंग और इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्टिंग। इस पर डिबेट्स भी हुए होंगे जरूर कॉलोनियल टाइम्स में। हाँ, काफी टाइम तक कॉलोनियल पावर्स का ये नोशन था कि रेस क्रॉसिंग से डिसहार्मनी होगी अच्छा। और शायद ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट भी हो जाए। ये उनका व्यू था। ओह, लेकिन फिर 20th सेंचुरी स्टडीज ने कुछ अलग कहा। बिल्कुल, कॉन्ट्रास्टिंग कंक्लूजन्स दिए। जैसे डॉब्जांस्की ने कहा कि रेस क्रॉसिंग कभी डेट्रीमेंटल नहीं होता, बल्कि समटाइम्स फेवरेबल हो सकता है। ओके। फ्रांस बोआज, हक्सली, हैडन, इन्होंने भी कहा कि ये बेसिकली हार्मलेस है। और फिर यूनेस्को का स्टेटमेंट भी था। हाँ, यूनेस्को का 1951 स्टेटमेंट ऑन रेसेस ने कंक्लूड किया कि सो कॉल्ड प्योर रेसेस एग्जिस्ट नहीं करती और इंटररेशियल स्टडीज के कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एज पर द सोर्सेज, मतलब रेस क्रॉसिंग के? पहला तो इससे न्यू रेसेस बनती हैं विद न्यू ट्रेड्स। राइट। दूसरा, ये प्रूव करता है कि रेसिज्म एक मिथ है, साइंटिफिक बैकिंग के बिना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करता है। और चौथा, इसकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। और इंडिया इसका एक प्राइम एग्जांपल है, एक मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस। बिल्कुल, यहाँ शुरू से रेस क्रॉसिंग हो रहा है। सो इस सब के बाद ये सवाल उठता है, क्या रेस एक बायोलॉजिकल रियलिटी है या लार्जली एक सोशल कंस्ट्रक्ट? एक पॉइंट टू पॉन्डर है ना। इंडीड, सोचने वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक मार्कर्स। हाँ। तो जेनेटिक मार्कर्स बेसिकली डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिनका फिजिकल लोकेशन क्रोमोसोम्स पर नोन होता है। करेक्ट। क्रोफर्ड 1973 के अकॉर्डिंग ये जेनेटिक एंटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं अच्छा। और पॉपुलेशंस को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं बेस्ड ऑन उनकी प्रेजेंस, एब्सेंस या फ्रीक्वेंसी डिफरेंसेस। टाइप्स में क्या इंक्लूड होता है? टाइप्स में ब्लड ग्रुप्स हैं, जीएम ग्रुप्स, एचएलए सिस्टम, सीरम प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स काफी हैं। और इनकी यूजफुलनेस क्या है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस? यूजफुलनेस काफी है। ये पॉपुलेशंस को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने में और जेनेटिक लिंकेज स्टडी करने में भी। ब्लड ग्रुप्स को स्पेसिफिकली अच्छा जेनेटिक मार्कर माना जाता है। क्यों? व्हाट मेक्स देम गुड मार्कर्स? क्योंकि ब्लड ग्रुप वेरिएशंस मेंडेलियन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। अच्छा। और इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट पॉपुलेशंस में हाई बट वेरिएबल होती हैं। इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। ये जेनेटिक मार्कर्स इतने पावरफुल टूल्स क्यों हैं पॉपुलेशन स्टडीज के लिए? मतलब इज इट मेनली ड्यू टू देयर इनहेरिटेड नेचर एंड वेरिएबिलिटी? प्रिसाइसली, वो हमें पॉपुलेशन हिस्ट्री, माइग्रेशन पैटर्न्स और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। दे एक्ट लाइक टाइनी हिस्टोरिकल फ्लैग्स इन आवर डीएनए एक तरह से। लेट्स टॉक अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सिस्टम रेड ब्लड सेल्स की इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। हाँ, एरिथ्रोसाइट्स की। इसकी इनहेरिटेंस 3 अलील्स पर डिपेंड करती है, ए, बी और ओ। यहाँ ए और बी डोमिनेंट अलील्स है, ओ रिसेसिव है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर किसी के पास ए और ओ अलील हैं तो उसका ब्लड टाइप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। ओके। और ब्लड टाइप तभी होगा जब दोनों एलील्स ओ हों। इन 3 एलील्स के सेग्रीगेशन से 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं, ए बी, ए ओ, बी बी, बी ओ, ओ ओ। और ये लीड करते हैं 4 मेन फिनोटाइप्स में, ए, बी, ए बी और ओ। राइट। लैंडस्टाइनर ने 1901 में एबीओ ग्रुप्स डिस्कवर किए थे। लेकिन इनका इनहेरिटेंस पैटर्न बर्नस्टीन ने 1924 में एस्टैब्लिश किया। करेक्ट। और ये अच्छे जेनेटिक मार्कर्स क्यों मानी जाते हैं? व्हाट मेक्स देम रिलायबल? कई रीजंस हैं। पहला, ये सिंपली इनहेरिटेड वेरिएशंस हैं जो मोस्ट पॉपुलेशंस में फ्रीक्वेंट हैं, डिटेक्ट करना भी इजी है। दूसरा, इनका एक्सप्रेशन सेक्स, पोस्टनेटल एज या एनवायरनमेंट से वर्चुअली अनअफेक्टेड रहता है, इसलिए ये हाईली रिलायबल मार्कर्स हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के लिए। पॉपुलेशन वेरिएशंस के बारे में क्या डेटा है? कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है ग्लोबली? मैकॉर्थर बार पेनरोज ने वर्ल्ड एवरेज निकाला था। ओ 62.5%, ए 21.5%, बी 16.2%। तो टाइप ओ सबसे कॉमन है। काफी हाई परसेंटेज। हाँ, लेकिन रीजनल वेरिएशंस काफी हैं। टाइप ओ न्यू वर्ल्ड में 80% से भी ज्यादा है, कुछ साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स में तो 100% तक। वाओ। पर ईस्टर्न यूरोप से सेंट्रल एशिया तक इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। यूरोप के कुछ पॉकेट्स जैसे बास्क्स और सार्डिनियंस में हाई ओ मिलता है। और टाइप बी और ए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? टाइप बी अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज में ऑलमोस्ट एब्सेंट है। अच्छा। यूरोप में 15% तक,
अफ्रीका, एशिया और इंडिया में 40% तक प्रेजेंट है। हिमालयन रीजन में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी। और टाइप ए? टाइप ए यूरोप में काफी हाई है। साउथ सेंट्रल अमेरिका में रेयर है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में सिग्निफिकेंट है। कुछ ट्राइब्स में 25% प्लस। एक सब टाइप है A2 जो मेनली यूरोप तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये वेरिएशंस एनवायरनमेंट या माइग्रेशन के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? क्या ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और लोकल अडेप्टेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं? बिल्कुल। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ O इन अमेरिकाज सजेस्ट्स फाउंडर इफेक्ट या स्पेसिफिक सिलेक्टिव प्रेशर्स। ए की हाई फ्रीक्वेंसी एशिया अफ्रीका में डिफरेंट माइग्रेशन हिस्ट्रीज पॉइंट करती है। यूजेस वही हैं, क्लासिफाइंग पॉपुलेशंस, पैटर्निटी टेस्टिंग, जेनेटिक लिंकेज स्टडीज। राइट। सोचने वाली बात है कि ये सिंपल ब्लड टाइप्स इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हिस्ट्री कैसे रिवील कर सकते हैं। अब आते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट्स पर। इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट कि क्या एक चाइल्ड का अलेज्ड फादर उसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। हाँ। ऐसे डिस्प्यूट्स क्यों अराइज होते हैं? सोर्सेज क्या मेंशन करते हैं? रीजंस जैसे हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न्स मिक्सअप हो जाने से, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इश्यूज में या चाइल्ड सपोर्ट के लीगल केसेस में। और इनका रेजोल्यूशन कैसे होता है? मेडिको लीगली। ये मेंडेलिज्म का एक इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल एप्लीकेशन है। लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन यूज होते हैं। कैसे? एक जेनेटिसिस्ट डिस्प्यूट में इन्वॉल्व सभी लोगों के फिनोटाइप स्टडी करता है, जैसे ब्लड ग्रुप्स। वो देखता है कि चाइल्ड का फिनोटाइप पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है या नहीं। एबीओ ब्लैक ग्रुप सिस्टम का स्पेसिफिक रोल क्या है इसमें? कितने केसेस सॉल्व कर सकता है? एबीओ सिस्टम से करीब 10-15% केसेस सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। लॉजिक सिंपल है, एलील डोमिनेंस पर बेस्ड। ए और बी डोमिनेंट हैं, ओ रिसेसिव है। इस नॉलेज से हम पॉसिबिलिटीज रूल आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, जैसे सोर्स में टेबल दिया है, अगर एक मेन का ब्लड ग्रुप ओ जीनोटाइप OO है तो वो AB ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड का फादर नहीं हो सकता, चाहे मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि O पेरेंट से सिर्फ O एलील पास हो सकता है, जबकि AB चाइल्ड को एक A और एक B एलील चाहिए, एक मदर से एक फादर से। O पेरेंट B एलील नहीं दे सकता। दैट मेक्स सेंस, सिंपल लॉजिक है। और अगर ABO से केस सॉल्व ना हो, व्हाट आर द अदर मेथड्स? तो बाकी केसेस के लिए दूसरे जेनेटिक ट्रेट्स यूज किए जाते हैं, जैसे अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, RH, KEL, P, KID, ओके। सीरम प्रोटीन्स, रेड सेल प्रोटीन्स, डर्मेटोग्लिफिक्स, फिंगरप्रिंट, पाम पैटर्न्स भी यूज होते हैं, और स्पेशली जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग मतलब DNA एनालिसिस। वो तो काफी कंक्लूसिव होता होगा। हाँ, वो एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकता है कंक्लूसिव रिजल्ट्स के लिए। ये तो काफी इंपैक्टफुल है। जेनेटिक साइंस का लीगल सिस्टम्स पर कितना गहरा असर हो सकता है, स्पेशली इन इंश्योरिंग जस्टिस। एक इंटरेस्टिंग थॉट है ये। बिल्कुल। अगला टॉपिक है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी डिस्कवरी 1940 में लैंडस्टाइनर और वीनर ने की थी। हाँ, रीसस मंकी पे एक्सपेरिमेंट्स से। उन्होंने रैबिट्स को रीसस मंकी के रेड सेल से इम्यूनाइज किया। तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि जो एंटीसीरा बना वो अराउंड 85% व्हाइट अमेरिकन्स के सेल्स को अग्लूटिनेट कर रहा था, मतलब क्लम्प कर रहा था। इससे दो फिनोटाइप्स आइडेंटिफाई हुए, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। करेक्ट। इनहेरिटेंस दो एलील्स पर बेस्ड है, RH डोमिनेंट और RH रिसेसिव। तो जीनोटाइप्स RH और RH पॉजिटिव हुए और RH नेगेटिव। बाद में पता चला कि ह्यूमन डिराइव्ड एंटीसीरा जो प्रेग्नेंट वुमन के ब्लड में मिल सकते हैं, अच्छा, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन D को डिटेक्ट करते हैं। तो RH पॉजिटिव को DD या DD और RH नेगेटिव को DD भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। RH फैक्टर टर्म भी कॉमन है इसी के लिए। हाँ, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में एंटीजन D होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट, और RH नेगेटिव में नहीं होता। इसका इंपॉर्टेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा और कहाँ है? सोर्सेज मेंशन करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। हाँ, इसका क्रिटिकल रोल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जिसे RH डिजीज भी कहते हैं, कि रिस्क को डिटरमाइन करने में। ये न्यूबॉर्न्स में होती हैं? हाँ, अगर मदर RH नेगेटिव हो और बेबी RH पॉजिटिव हो, ऐसे में मदर की बॉडी बेबी के ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकती है। पॉपुलेशन वेरिएशंस की बात करें तो RH सिस्टम में RH में काफी स्कोप है वेरिएशंस का, बिकॉज ऑफ इट्स 8 हैप्लोटाइप्स एंड मल्टीपल एलील्स। RH नेगेटिव वर्ल्ड वाइड रेयर है, पर यूरोपियंस में 15% तक मिलता है। अच्छा। हैप्लोटाइप RO ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफ्रीकन ओरिजिन का है, 70% अफ्रीकन्स में। R1 मेडिटेरेनियन जोन में ज्यादा फ्रीक्वेंट है। ओके। R2 अमेरिकन इंडियंस और साउथ ईस्ट एशिया में कॉमन है। एक रेयरर हैप्लोटाइप RZ इंडिया की कुछ वेदोई ट्राइब्स में रिलेटिवली हाई है, दो वेदास में नहीं। RH फैक्टर की डिस्कवरी ने मेडिसिन, स्पेशली ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और प्रीनेटल केयर को कितना रेवोल्यूशनाइज किया होगा। इट मस्ट हैव बीन अ लाइफ सेविंग ब्रेक थ्रू, है ना? अनडाउटेडली बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका। नेक्स्ट अप, हाँ। HLA सिस्टम। HLA स्टैंड्स फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम। हाँ। ये एक जीन कॉम्प्लेक्स है जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC प्रोटीन्स को इनकोड करता है ह्यूमंस में। हाँ। इसका मेन फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम इन मार्कर्स को यूज करके आइडेंटिफाई करता है कि कौन से सेल्स बॉडी के हैं, सेल्फ, और कौन से फॉरेन हैं, नॉन सेल्फ। जैसे पैथोजेंस या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ सेल्युलर ID सिस्टम। पॉपुलेशन वेरिएशंस इसमें कैसे हैं? ज्योग्राफिकली? कुछ HLA अलील्स की फ्रीक्वेंसीज में कंसिडरेबल जियोग्राफिकल वेरिएशंस हैं,
यूरोप में फ्रीक्वेंसीज मोस्टली यूनिफॉर्म है, लेकिन लैप्स, सार्डिनियंस, बास्क्स जैसे कुछ आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में डिविएशंस दिखते हैं। अच्छा। कुछ अलील्स जैसे 1, 3, 7, 8, 12 यूरोप के कंपैरिजन में ईस्टर्न एशियाटिक, ऑस्ट्रेलिएशियन और अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशंस में काफी कम कॉमन है। ओके। अलील 9 न्यू वर्ल्ड एबोरिजिनीज में विजिबली फ्रीक्वेंट है। जनरली अफ्रीकन फ्रीक्वेंसीज यूरोपियन वैल्यूज से कम डाइवर्जेंट है, इसलिए एचएलए सिस्टम पॉपुलेशन एफिनिटी स्टडी करने के लिए आउटस्टैंडिंगली यूजफुल है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका क्या रोल है? व्हाई इज इट सो क्रिटिकल? ये बहुत क्रिटिकल है। जब एक इंडिविजुअल से दूसरे में टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है, जैसे किडनी या स्किन, हाँ। तो यूजुअली एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिससे ग्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे रिजेक्शन कहते हैं। राइट। इस इनकम्पैटिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट रीजन डोनर और रेसिपिएंट के टिश्यूज में इनहेरिटेड HLA एंटीजन डिफरेंसेस हैं। तो मैचिंग करते हैं इसीलिए? हाँ, HLA सिस्टम को स्टडी करके डोनर और रेसिपिएंट के एंटीजन्स मैच किए जाते हैं ताकि ग्राफ्ट टॉलरेंस इंप्रूव हो। रिसर्च कहती है कि मिनिमम 6 HLA मार्कर्स मैच होने चाहिए फॉर बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। वरना रिजेक्शन हो सकता है? हाँ, रेसिपिएंट की एंटी-HLA एंटीबॉडीज डोनर के HLA एंटीजन्स को अटैक कर सकती हैं। तो HLA मैचिंग इतना क्रिटिकल क्यों है ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस के लिए? फंडामेंटली इट्स अबाउट ट्रिकिंग द इम्यून सिस्टम इनटू एक्सेप्टिंग द नॉन सेल्फ ऑर्गन, राइट? एग्जैक्टली। प्रॉपर मैचिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। अब बात करते हैं सीरम प्रोटीन्स की। ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं। 2 मार्कर्स मेंशन है, हेप्टोग्लोबिन HP और ट्रांसफेरिन TF। हाँ, हेप्टोग्लोबुलिन एक अल्फा ग्लोबुलिन है जो फ्री ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है, आयरन लॉस प्रिवेंट करता है। इसके फिनोटाइप्स क्या हैं? 3 सिंपली इनहेरिटेड फिनोटाइप्स हैं। 1-1 बेस्ड ऑन अलील HP1, 2-1 और 2-2 बेस्ड ऑन अलील HP2। ये वर्चुअली सभी पॉपुलेशंस में मिलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसीज वेरी करती हैं। कैसे? HP1 की फ्रीक्वेंसी ट्रॉपिकल अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अमेरिका और पोलिनेशिया में हाई है 60%। अच्छा। मिडिल ईस्ट से इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक एक जोन है जहां इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली लो है। HP2 अलील पूरी दुनिया में मिलता है, जो सजेस्ट करता है कि ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स में भी प्रेजेंट था। और ट्रांसफेरिन TF, व्हाट डज इट डू और वेरिएशंस? ट्रांसफेरिन एक बीटा ग्लोबुलिन है जो आयरन ट्रांसपोर्ट करता है RBC डिस्ट्रक्शन साइट से और इंटेस्टाइन से बोन मैरो तक, जहां हीमोग्लोबिन बनता है। लगभग 20 इनहेरिटेड वेरिएंट्स डिस्टिंग्विश किए गए हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। वेरिएंट TFC सबसे कॉमन है अक्रॉस पॉपुलेशंस। एक स्लो वेरिएंट TFD अफ्रीकन पॉपुलेशंस और ऑस्ट्रेलिया में कॉमन है। ज्यादातर B वेरिएंट्स इनफ्रीक्वेंट हैं। इन प्रोटीन्स के वेरिएशंस का पॉसिबल एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या हो सकता है? कुड इट बी रिलेटेड टू आयरन मेटाबॉलिज्म एफिशिएंसी या रेजिस्टेंस टू सर्टेन पैथोजेंस इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स? फूड फॉर थॉट। बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक, GM फैक्टर। GM फैक्टर का मतलब है सेरोलॉजिकली डिटेक्टेबल वेरिएशंस कुछ एंटीबॉडी प्रोटीन्स में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। हाँ, स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG के हाइड्रोजन चेन्स में वेरिएशंस। हाँ, अब लगभग 20 GM स्पेसिफिसिटीज पता है। पॉपुलेशन वेरिएशंस इसमें कैसे हैं? डेटा अवेलेबल है। अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशंस का डेटा लिमिटेड है, स्पेशली फॉर मल्टीपल जीन फैक्टर्स। लेकिन जो डेटा अवेलेबल हैं वो स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस शो करता है मेजर जियोग्राफिकल एरियाज के इंडिजिनस पीपल के बीच। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, जीन 3, 5, 13, 14 यूरोपियंस में बहुत कॉमन है, पर बाकी जगह इनफ्रीक्वेंट या एब्सेंट। जीम 1-5 दुनिया के कई पार्ट्स में मिलता है। अच्छा। जीम 1-3-17 ईस्टर्न एशियाटिक पीपल्स में पाया जाता है। कुछ स्पेसिफिक हैप्लोटाइप्स अफ्रीकन नीग्रोज या उनसे ड्राइव्ड पॉपुलेशंस में हाई फ्रीक्वेंसी में मिलते हैं। तो इम्यून सिस्टम वेरिएशंस पॉपुलेशन हिस्ट्री और माइग्रेशंस के बारे में कितनी कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स दे सकते हैं? ये शायद जेनेटिक ड्रिफ्ट और लोकल सिलेक्शन प्रेशर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? हाँ, मोस्ट लाइकली ये पैटर्न्स वही सजेस्ट करते हैं। चलिए अब एंजाइम्स पर फोकस करते हैं। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स में जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। हाँ, बिना खुद कंज्यूम हुए। कुछ कॉमन एंजाइम्स जो जेनेटिक मार्कर्स की तरह यूज होते हैं वो हैं G6PD, रेड सेल एसिड फॉस्फेटेज AP और 6PGD। ओके, पहला G6PD। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस G6PD। ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है और इंपॉर्टेंटली RBCs को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। इसके वेरिएंट्स? 2 कॉमन वेरिएंट्स हैं, G6PD-A जो 10% अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन में मिलता है, और G6PD मेडिटेरेनियन जो मिडिल ईस्ट में प्रेवलेंट है। इंटरेस्टिंगली ये वेरिएंट्स मलेरिया रेजिस्टेंस से भी लिंक्ड हैं। अच्छा, दूसरा है रेड सेल एसिड फॉस्फेटेज। ये क्या करता है? ये एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप्स को स्प्लिट करता है। कॉमन फिनोटाइप्स हैं ACP1, ACP2, ACP3 derived from alleles ACP1A, ACP1B, ACP1C। फ्रीक्वेंसी कैसी है इनकी? सबसे फ्रीक्वेंट अलील ACP1B है, 60 to 80% फ्रीक्वेंसी। ACP1A यूरोप में सिग्निफिकेंट है, अफ्रीका में लो और न्यू वर्ल्ड एब्रिजिनीज में वाइडली वेरी करता है।
25 to 67%। ACP1C सबसे कम फ्रीक्वेंट है। और तीसरा 6PGD 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेट्स। ये एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट को ऑक्सीडाइज करके NADPH जनरेट करता है, जो एक फंडामेंटल मेटाबोलाइट है। इसके अलील्स और वेरिएशंस। दो कॉमन अलील्स हैं, PGDA और PGDC। PGDC की फ्रीक्वेंसी यूरोप में अराउंड 3% है, लेकिन अफ्रीका और फार ईस्ट पॉपुलेशंस में हायर है। भूटान 21% और साउथ अफ्रीकन बॉन्टू 15% में ये सरप्राइजिंगली हाई फ्रीक्वेंट है। क्या इन एंजाइम वेरिएंट्स का लिंक एनवायरनमेंट या डाइट से हो सकता है? जैसे G6PD का मलेरिया से क्लियर लिंक है, क्या बाकी वेरिएंट्स भी लोकल डाइटरी पैटर्न्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, जैसे एल्टीट्यूड या टेम्परेचर? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फॉर रिसर्च। हाँ, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने लायक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन वेरिएशंस की। हीमोग्लोबिन HB वो प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन कैरी करता है, मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। करेक्ट। बहुत सारे HB वेरिएंट्स नोन हैं। HBS सिकल हीमोग्लोबिन पहला वेरिएंट था जो डिस्कवर हुआ 1910 में। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है म्यूटेशन का, जो सिलेक्टिव फोर्सेस जैसे मलेरिया की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में मेंटेन रहता है। बिल्कुल। HBS में RBCs का शेप डिस्टॉर्ट होकर इलोंगेटेड, कर्व्ड, सिकल लाइक हो जाता है, जिसे सिकलिंग कहते हैं। पॉपुलेशन वेरिएशंस की बात करें तो कौन सी वेरिएंट्स कॉमन है? 3 वेरिएंट्स HBS, HBC, HBE काफी लार्ज एरियाज में वेरिंग फ्रीक्वेंसीज में मिलते हैं। HBS वेट ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ अफ्रीका में बहुत कॉमन है, कुछ कम्युनिटीज में 35% तक। अच्छा। कुछ मेडिटेरेनियन लोकेलिटीज में, कुछ इंडियन ट्राइब्स में और सदर्न अरेबिया में भी। ये एरियाज मलेरिया एंडेमिक रीजन्स हैं, सजेस्टिंग अ लिंक। राइट। और HBC, HBE? HBC वेस्ट अफ्रीका में फ्रीक्वेंट है, स्पेशली अपर वोल्टा और नॉर्दर्न घाना में। राइट। HBE थाईलैंड और उसके एडजेसेंट कंट्रीज में कॉमन है। सोर्सेज में सेक्स और एज वेरिएशंस का भी जिक्र है HB लेवल्स में, मतलब डिफरेंस होता है? हाँ, ओवन एंड पियर्सन 1971 ने बताया कि 20 से 60 साल की एज में मेल्स में HB लेवल अराउंड 15.3 ग्राम्स पर DL मेंटेन रहता है। ओके। फीमेल्स में हाईएस्ट लेवल 13.5 ग्राम्स पर DL होता है, जो 10 से 14 साल की एज तक अटेन होता है, उसके बाद स्टैग्नेट कर जाता है, जबकि बॉयज में इंप्रूव होकर 15.3 तक पहुंच जाता है। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल लॉसेस और फ्यूअर RBCs की वजह से होता है। इसलिए एलन एंड गुडवुड 1982 सजेस्ट करते हैं कि 12 ग्राम DL HB लेवल मेल्स के लिए एनीमिया सिग्नल कर सकता है, लेकिन फीमेल्स के लिए नॉर्मल रेंज में हो सकता है। और कल्चरल वेरिएशंस का क्या इम्पैक्ट है HB लेवल्स पर? जिन कल्चर्स में हायर फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स होते हैं, वहाँ हायर HB लेवल का सेलेक्टिव प्रेशर हो सकता है फॉर बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मेक सेंस। न्यूट्रिशन लेवल्स भी कल्चर पर डिपेंड करते हैं, जो HB लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। और कुछ कम्युनिटीज में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे क्लिटरेक्टमी और सर्कमस्टेशन भी इन्फेंट्स और वुमेन में अनीमिया कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ड्यू टू ब्लड लॉस। एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक जेनेटिक ट्रेट जैसे HBS जो पोटेंशियली हार्मफुल है क्योंकि 2 कॉपीज होने पर सिकल सेल एनीमिया कॉज कर सकता है, वो पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों परसिस्ट कर सकता है? ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज का क्लासिक केस है मलेरिया के अगेंस्ट, है ना? बिल्कुल सही। जिन लोगों में एक HBS अलील और एक नॉर्मल अलील होता है, हेट्रोजाइगोट्स, उन्हें मलेरिया से सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए ये अलील मलेरिया प्रोन एरियाज में नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फेवर होता है, डिस्पाइट द रिस्क ऑफ डिजीज इन होमोजाइगोट्स जिनके पास दोनों HBS अलील हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ। लेट्स डिस्कस बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूमंस में फैट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है, स्पेशली सबक्यूटेनियस फैट। हाँ, जो स्किन के नीचे वाला फैट होता है। इसमें एज और सेक्स वेरिएशंस काफी क्लियर है। कैसे? फैट फीटस में 34 वीक से डिपॉजिट होना शुरू होता है और बर्थ के बाद 9 मंथ्स तक इंक्रीज होता है, फिर 9 मंथ से 7-8 ईयर्स तक डिक्रीज होता है, स्पेशली प्री प्यूबर्टेंट हाइट गेन के टाइम, ग्रोथ हार्मोन के एक्शन की वजह से। अच्छा। ये डिक्रीज गर्ल्स में कंपैरेटिवली स्लो होता है। 7 साल के बाद दोनों सेक्सेस में फैट इंक्रीज होता है, लिम्स और बॉडी दोनों में। एडोलेसेंस में क्या स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल्स? एडोलेसेंस में बॉयज में लिम्ब फैट डिक्रीज होता है और 20 साल की एज तक वापस नहीं आता। ट्रंक फैट में अगर डिक्रीज होता है तो कम होता है या टेम्पररी हॉल्ट लगता है इंक्रीज में। और गर्ल्स में? गर्ल्स में लिम्ब फैट इंक्रीज में स्लाइट हॉल्ट हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होता। ट्रंक फैट स्टेडी राइज करता है 18 साल तक। सो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स डाइवर्ज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जेनेटिकल और एनवायरमेंटल वेरिएशंस भी इंपॉर्टेंट है इसमें फैट डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, बुशमैन और होटनटॉट्स पर स्टडी ने उनके थाइज और बटक्स में सिग्निफिकेंट फैट डिपॉजिट्स स्टीटोपीजिया पाए। स्टीटोपीजिया? हाँ, जो सिमिलर एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे एथनिक ग्रुप्स में नहीं मिलते। ये दिखाता है कि जेनेटिक्स फैट सेल्स के नंबर के साथ साथ उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। और एनवायरनमेंट का रोल? एनवायरनमेंट का भी वाइटल रोल है। न्यूट्रिशन लेवल, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, फूड सप्लाई कंसिस्टेंसी, क्लाइमेट। जैसे सोर्स मेंशंस राजस्थान के डेजर्ट रीजन्स में पॉपुलेशंस में एडिपोस टिश्यू ज्यादा होता है, पॉसिबली एज एन एनर्जी रिजर्व फॉर पीरियड्स ऑफ स्कैर्सिटी। तो जेनेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट? ओवरऑल इंडिकेशंस हैं कि जेनेटिक्स इज द मेन फैक्टर फॉलोड बाय एनवायरनमेंट, लेकिन रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज नॉट सर्टेन। बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में इतने वेरिएशंस सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? पॉसिबल रीजंस कुड बी इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, एनर्जी स्टोरेज फॉर लीन टाइम्स, और इवन लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। Makes one think about the evolutionary pressures. बिल्कुल, काफी पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं।
अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड सेंसरी परसेप्शंस को एज मार्कर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमंस। ओके, रेस्पिरेटरी फंक्शंस लंग्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। इनमें वेरिएशंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? कई फैक्टर्स हैं। एज, ओल्डर पीपल में एफिशिएंसी कम हो सकती है। जेंडर, फीमेल्स में लोअर आरबीसी काउंट होता है, इसलिए थियोरेटिकली हायर रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए। लेकिन लोअर मेटाबॉलिज्म और लंग कैपेसिटी की वजह से रेट मेल से जनरली लोअर होता है। राइट। एनवायरनमेंट, हॉट कंडीशंस में रेट डिक्लाइन होता है, कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड में इंक्रीज होता है। ऑक्यूपेशन भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे स्टोन कटर्स में रिड्यूस्ड कैपेसिटी हो सकती है डस्ट इनहेलेशन से। और जेनेटिक एडेप्टेशंस, तिबेटन्स का एग्जांपल है। हाँ, जैसे तिबेटन्स में स्पेसिफिक जीन्स EPS1 EGLN1 होते हैं ऑक्सीजन होम्योस्टैसिस के लिए, जिससे उनका रेट हाई एल्टीट्यूड पर भी रिलेटिवली स्टेबल रहता है। सेंसरी परसेप्शंस में कौन से मार्कर्स यूज होते हैं पॉपुलेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए? पीटीसी टेस्टिंग। हाँ, पहला है एबिलिटी टू टेस्ट पीटीसी, फिनलथियोकार्बोमाइड। ये एक ऑटोसोमल पॉलीमॉर्फिक ट्रेट है। टेस्टर्स जीनोटाइप TTTT पीटीसी को बिटर टेस्ट कर सकते हैं, नॉन टेस्टर्स स्मॉल TT। फीमेल्स में सेंसिटिविटी मेल्स से थोड़ी हायर होती है। और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस, ये X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए मेल्स जीनोटाइप XCY में ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स XC से। इसके लिए पॉपुलेशन सर्वेज नाइजीरिया, टर्की, बॉल्कन कंट्रीज और साउथ इंडिया में किए गए हैं। कुछ और सेंसरी परसेप्शन डिफरेंसेस भी मेंशन है। स्मेल, स्किन सेंसिटिविटी। हाँ, स्मेल, फीमेल्स और चिल्ड्रन का सेंस ऑफ स्मेल जनरली बेटर होता है मेल्स एडल्ट से। स्किन सेंसिटिविटी, फीमेल्स चिल्ड्रन में मैकेनो रिसेप्टर्स टच प्रेशर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और पॉपुलेशन लेवल पर नीग्रॉइड पॉपुलेशंस की स्किन को मोर हीट टॉलरेंट माना जाता है, जबकि कॉकसॉइड की कोल्ड टॉलरेंट। सेंसरी परसेप्शन डिफरेंसेस का एवोल्यूशन में क्या रोल हो सकता है? Could these subtle differences in taste, sight, or touch have provided advantages in specific ancestral environments, maybe related to finding food, avoiding toxins, or even social interactions? Interesting है ना? जरूर, ये एक कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी क्वेश्चन है। Let's talk about ecological anthropology. ये एंथ्रोपोलॉजी का एक सबफील्ड है जो इन्वायरमेंट, बायोटिक का इंटरैक्शन ह्यूमन बींग्स के साथ स्टडी करता है। हाँ, essentially how environment shapes humans and how humans shape their environment. इसका बैकग्राउंड देखें तो इकोलॉजी टर्म 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने कॉइन किया था। और ह्यूमन इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स, कल्चरल और बायोलॉजिकल? राइट। जूलियन स्टुअर्ट 1950s को कल्चरल इकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। उनकी मल्टीलीनियर थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन एम्फसाइज करती है कि कल्चरल चेंज एनवायरनमेंट के अडेप्टेशन से इंड्यूस होता है। मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स लीड टू डिफरेंट कल्चरल अडेप्टेशंस। करेक्ट। बायोलॉजिकल ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशन के बायोलॉजिकल ट्रेट्स पर स्ट्रेस करती है। पीटी बेकर ने अपनी बुक मैन इन द एंडीज 1976 में बताया कि एक पॉपुलेशन का अडेप्टिव रिस्पॉन्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति मल्टी लेवल होता है, इन्वॉल्विंग लर्न्ड रिस्पॉन्सेस, कल्चर, अक्लाइमेटाइजेशन और जेनेटिक अडेप्टेशन। प्रिसाइसली, तीनों लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी रेलेवेंस क्या है आज के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को देखते हुए? ये हमें समझने में हेल्प करता है कि डिफरेंट इकोलॉजिकल सेटिंग्स में कल्चर्स कैसे डेवलप हुई और ह्यूमंस के बायो कल्चरल एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स क्या हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के टुवर्ड्स। कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस इसकी बढ़ गई है ड्यू टू द इंपेंडिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स सस्टेनेबल एडेप्टेशन वेज फाइंड करने पर वर्क कर रहे हैं। हाँ, सोर्स में पल्स रेट वेरिएशंस का भी मेंशन है एज के हिसाब से। न्यूबॉर्न्स 100 to 160 BPM से लेकर एथलीट्स 40 to 60 BPM तक। पल्स रेट एल्टीट्यूड चेंज के साथ भी चेंज होता है, जो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है। तो आज के क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की रेलेवेंस कैसे बढ़ गई है? शायद इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग पास्ट एडेप्टेशंस, बोथ सक्सेसेस एंड फेलियर्स, कैन इन्फॉर्म हाउ वी नेविगेट फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। बिल्कुल, पास्ट लेसन्स फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। अब आते हैं ह्यूमन एडेप्टेशंस टू हीट पर। एडेप्टेशन मतलब स्पीशीज की कैपेसिटी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने की फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। राइट। हीट स्ट्रेस तब होता है जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन किए जाने वाले 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है। इवन अ स्मॉल राइज इम्पेयर्स एक्टिविटी, और 4-5 डिग्रीज राइज परमानेंट डैमेज कर सकता है। ह्यूमंस एडजस्ट कैसे करते हैं? बायोलॉजिकल और कल्चरल तरीके हैं। हाँ, बायोलॉजिकल में एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी और एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म जेनेटिक आते हैं, और कल्चरल रिस्पॉन्सेज भी हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का एम होता है बॉडी से हीट लूज करना। एक्लिमेटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? थर्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस। हाँ, हीट लोड को स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स सेंस करते हैं, जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस दो चीजें ट्रिगर करता है, वेसोडाइलेशन, स्किन के पास ब्लड वेसल्स वाइडन होना, करेक्ट, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और हीट रेडिएट होती है, और दूसरा स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वेटिंग और उसका एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हीट टॉलरेंस एज पर डिपेंड करती है। इन्फेंट्स में लो। हाँ, इन्फेंट्स में लो होती है। इनएक्टिव स्वेट ग्लैंड्स हायर सरफेस एरिया टू मास रेशियो। अडल्टहुड तक बढ़ती है। इनिशियली स्वेटिंग रेट ज्यादा होता है, फिर स्टेबलाइज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए।
और बायोलॉजिकल अडेप्टेशन हीट के लिए, बॉडी शेप रिलेटेड रूल्स, बर्गमन्स एंड एलन्स रूल्स। हाँ, ये दो इकोलॉजिकल रूल्स इंपॉर्टेंट है। बर्गमन्स रूल सजेस्ट कि वार्मर एरियाज में इंडिविजुअल्स का बॉडी साइज जनरली स्मॉलर होता है, जैसे पिग्मीज। स्मॉलर साइज मींस हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जो हीट लॉस फैसिलिटेट करता है। और एलन्स रूल अपेंडेजेस के बारे में? एलन्स रूल सजेस्ट कि वार्मर एरियाज में इंडिविजुअल्स के बॉडी अपेंडेजेस, लिम्स, ईयर्स लॉन्गर होते हैं कोल्डर एरियाज के कंपैरिजन में, जैसे निलोटिक्स ऑफ अफ्रीका। लॉन्गर लिम्स भी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हीट रेडिएशन के लिए। कल्चरल रिस्पॉन्सेस क्या हैं हीट के लिए? शेल्टर, डाइट, क्लोथिंग। कल्चरल रिस्पॉन्सेज भी क्रूशल हैं। शेल्टर ऐसे बनाए जाते हैं जो हाई हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स यूज करें या सरफेस के नीचे हों, ई.जी. ट्रेडिशनल पुएब्लो इंडियन ड्वेलिंग्स। डाइट में हाई वाटर कंटेंट फूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोथिंग लूज, लाइट कलर्ड और एरी होती हैं, ई.जी. चांबा अरब्स इन द सहारा। तो कंक्लूजन ये है कि एडजस्टमेंट एक कॉम्बिनेशन है बायोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रेटजीज का। बिल्कुल, दोनों मिलकर काम करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एयर कंडीशनिंग ने ट्रेडिशनल हीट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को कैसे इम्पैक्ट किया है? क्या हम बायोलॉजिकल एडेप्टेशन पर कम रिलाई करने लगे हैं? इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, ह्यूमन एडेप्टेशंस टू कोल्ड। अडेप्टेशन डेफिनेशन वही है। कोल्ड स्ट्रेस ह्यूमंस के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि हमारा ओरिजिन वार्म अफ्रीकन सवाना में हुआ है। राइट। जब एम्बिएंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, बॉडी कंसिस्टेंटली हीट लूज करती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर एक्टिविटी इंपेयर कर सकता है और फ्रॉस्ट बाइट जैसा परमानेंट डैमेज भी। एडजस्टमेंट यहाँ भी बायोलॉजिकल, एक्लेमेटाइजेशन और कल्चरल है। हाँ, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का एम है हीट लॉस रिड्यूस करना और हीट प्रोडक्शन बढ़ाना। एक्लेमेटाइजेशन मैकेनिज्म में क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग। कोल्ड स्ट्रेस ट्रिगर करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, स्किन के पास ब्लड वेसल्स नैरो होना, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है और हीट लॉस रिड्यूस होता है। सबक्यूटेनियस फैट लेयर इंसुलेशन का काम करती है। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन शिवरिंग होती है, जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करती है। वॉलंटरी फिजिकल एक्टिविटी भी मेटाबॉलिक हीट बढ़ाती है। कोल्ड टॉलरेंस एज पर डिपेंड करती है, चिल्ड्रन में कम। हाँ, हैना 1976 की कैचुआ इंडियंस पर स्टडी ने शो किया कि चिल्ड्रन में टॉलरेंस सबसे कम होती है। स्मॉलर बॉडी साइज, लोअर स्किन फोल्ड थिकनेस, डेवलपिंग न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन कोल्ड के लिए क्या है? बर्गमान्स एंड एलन्स रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं? हाँ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बर्गमन्स रूल, कोल्डर एरियाज में इंडिविजुअल्स का बॉडी साइज जनरली लार्जर होता है। लार्जर वॉल्यूम रिलेटिव टू सरफेस एरिया हेल्प्स कंजर्व हीट। अच्छा। एलन्स रूल, colder areas में body appendages, limbs, ears, nose tend to be shorter and stockier, reduces surface area, minimizing heat loss. कल्चरल रिस्पॉन्सेज कोल्ड में कितने इंपॉर्टेंट हैं? शेल्टर, क्लोथिंग, फायर। Often survival के लिए critical होते हैं। Shelter well insulated होते हैं। Example traditional snow igloos. Clothing बहुत important है, often multi-layer to trap air. Example Inuits traditional clothing. Fire का use early humans का chief response था और आज भी hunter gatherers जैसे bushmen use करते हैं warmth के लिए। तो यहाँ भी कंक्लूजन वही है, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रिस्पॉन्सेज। Exactly. क्लोथिंग टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन फ्रॉम एनिमल स्किन्स टू मॉडर्न सिंथेटिक मटेरियल्स ने ह्यूमन कोल्ड सर्वाइवल पर क्या इम्पैक्ट किया है? Has it allowed us to push the boundaries of habitable zones even further into extreme cold? बहुत significant impact रहा है इसका, definitely. अब चलते हैं ह्यूमन एडेप्टेशंस टू हाई ऑल्टीट्यूड पर। एडेप्टेशन डेफिनेशन सेम है, हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्रेस, 2500 मीटर्स का मेन चैलेंज है हाइपोक्सिया, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। हाँ, इससे वेरियस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं। एडजस्टमेंट टाइप्स फिर से वही हैं, बायोलॉजिकल, एक्लिमेटाइजेशन, एडेप्टेशन और कल्चरल। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का गोल है बॉडी की ऑक्सीजन इनटेक और यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना। एक्लिमेटाइजेशन मैकेनिज्म क्या है? हाइपोक्सिया, हाइपोथैलेमस, किडनी, ईपीओ, मोर आरबीसीज। करेक्ट सीक्वेंस। हाइपोक्सिया को बॉडी सेंस करती है, हाइपोथैलेमस किडनी को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोएटिन ईपीओ रिलीज करने के लिए। ईपीओ बोन मैरो को सिग्नल देता है मोर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, जिससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और लंग्स रेस्पिरेशन रेट। साथ ही लंग्स रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देते हैं, हाइपरवेंटिलेशन इनिशियली, और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ सकता है फॉर मोर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन। और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए? फिजिकल या जेनेटिक चेंजेस, चेस्ट साइज, बॉडी साइज, जीन्स। कई अडेप्टेशंस ऑब्जर्व किए गए हैं। इंक्रीज्ड चेस्ट साइज एंड लंग वॉल्यूम, जिससे वेंटिलेशन कैपेसिटी हाई हो जाती है, ई.जी. बोर्ड्स ऑफ लद्दाख। डिक्रीज इन ओवरऑल बॉडी साइज, जिससे कम ऑक्सीजन में बॉडी सपोर्ट हो सके, ई.जी. एंडियंस। हालांकि एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे शर्पाज और इथियोपियन हाईलैंडर्स। अच्छा। बेबीज बॉर्न एट हाई एल्टीट्यूड टेंड टू हैव लोअर बर्थ वेट, और यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस भी आइडेंटिफाई हुई हैं, जैसे टिबेटन्स में EGLN1 और EPS1 जीन्स, जो ऑक्सीजन होम्योस्टेसिस के की रेगुलेटर्स हैं, अलाउइंग देम टू थ्राइव विद लोअर हीमोग्लोबिन लेवल्स कंपेयर टू एक्लिमेटाइज्ड लोलैंडर्स। कल्चरल रिस्पॉन्सेज क्या है? डाइट, माइग्रेशन। कल्चरल रिस्पॉन्सेज में इंक्लूड होते हैं स्पेसिफिक डाइट्स जो मैक्सिमम ग्लूकोज यूटिलाइजेशन पर फोकस करते हैं,
Glucose needs less oxygen to metabolize than fat. Source mentions Brazilian highlanders chewing herbal leaves. कुछ ग्रुप्स में प्रैक्टिस है कि प्रेग्नेंट वुमेन लोअर एल्टीट्यूड्स पर माइग्रेट कर जाती हैं डिलीवरी के लिए, ईजी ट्रेडिशनली अमंग क्वेचा इंडियंस। सोर्स में एथलीट सोल्जर्स की ट्रेनिंग का भी मेंशन है। हाँ, हाई एल्टीट्यूड्स पर ट्रेनिंग से एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव होती है थ्रू एक्लामेटाइजेशन। एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन, अलग-अलग हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशंस, एंडियंस, टिबेटन्स, इथियोपियंस ने सिमिलर स्ट्रेस, हाइपोक्सिया को इतने डिफरेंट वेज में क्यों अडैप्ट किया है? It highlights the complexity of evolution depending on unique genetic backgrounds and specific environmental histories, right? बिल्कुल, ये दिखाता है कि एडेप्टेशन का कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है बायोकल्चरल रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। स्ट्रेस मतलब कोई फैक्टर जो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब करे। हमने 3 मेन स्ट्रेसेस डिस्कस किए, हीट, कोल्ड और एल्टीट्यूडनल। हाइपोक्सिया। हाँ, डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थे। हीट में हीट लूज करना, कोल्ड में हीट लॉस रिड्यूस करना, हीट प्रोडक्शन बढ़ाना, एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन इनटेक यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना। एडजस्टमेंट टाइप्स थे बायोलॉजिकल, एक्लामेटाइजेशन, एडेप्टेशन और कल्चरल। तो अब इन रिस्पॉन्सेज को कंसोलिडेट करते हैं। बायोलॉजिकल एक्लिमाटाइजेशन में इमीडिएट एडजस्टमेंट्स आते हैं। राइट, वैसोडाइलेशन स्वेटिंग फॉर हीट, वैसोकंस्ट्रिक्शंस शिवरिंग फॉर कोल्ड, इंक्रीज्ड आरबीसी रेस्पिरेशन फॉर एल्टीट्यूड। सोर्स में डायग्राम्स भी मेंशन है इसके लिए। और बायोलॉजिकल एडेप्टेशन में लॉन्ग टर्म चेंजेस, बर्गमन्स एलन्स रूल्स, चेस्ट साइज, जीन्स, करेक्ट, बॉडी साइज, शेप चेंजेस फॉर हीट कोल्ड और इंक्रीज्ड चेस्ट साइज, ऑल्टर्ड बॉडी साइज, लोअर बर्थ वेट, स्पेसिफिक जीन्स फॉर एल्टीट्यूड। कल्चरल रिस्पॉन्सेज को समराइज कर सकते हैं, क्लोथिंग, शेल्टर, डाइट। हाँ, हीट स्ट्रेस, क्लोथिंग, लाइट लूस, शेल्टर, रिफ्लेक्टिव सबटेरेनियन, डाइट, हाई वाटर कंटेंट। कोल्ड स्ट्रेस, क्लोथिंग, हेवी लेयर्ड, शेल्टर, इंसुलेटेड, इग्लूज, डाइट, वार्म, हाई एनर्जी, फायर। ऑल्टीट्यूडनल स्ट्रेस, diet, focus on glucose, migration, example pregnancy, specific activity patterns. तो कंक्लूजन सिंपल है, इफेक्टिव एडजस्टमेंट हमेशा बायोलॉजिकल और कल्चरल रिस्पॉन्सेज का इंटरप्ले होता है। Precisely. Neither works in isolation. तो लुकिंग अहेड विद पोटेंशियल फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, हाउ फ्लेक्सिबल आर ह्यूमन बायोकल्चरल रिस्पॉन्सेज? आर देयर लिमिट्स टू आवर एडेप्टेबिलिटी? कल्चर और टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। स्ट्रेस तब होता है जब अवेलेबल फूड एनर्जी का सिर्फ एक पार्ट ही ह्यूमंस यूटिलाइज कर पाते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। राइट, पुअर न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन इम्यूनिटी रिड्यूस करता है, डिजीज ससेप्टेबिलिटी बढ़ाता है और डेवलपमेंट को इनहिबिट कर सकता है। अडेप्टिव स्ट्रेटजीज पॉपुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। सोर्सेज में डिफरेंट पैटर्न्स हाईलाइट किए गए हैं, हंटर्स गैदरर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट्स, मॉडर्न सोसाइटीज। राइट, हंटर्स गैदरर्स का डाइट जनरली डाइवर्स और न्यूट्रिशियस माना जाता है, लो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। लीज स्टडी ऑन कंग सान सपोर्ट्स दिस। ओके। एग्रीकल्चरलिस्ट, पेस्टोरलिस्ट्स कल्टिवेटेड प्लांट्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे पॉलिनीशियंस। इससे फूड क्वांटिटी बढ़ सकती है, लेकिन डाइवर्सिटी कम हो सकती है और वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है क्रॉप फेलियर्स या कैलामिटीज से। और मॉडर्न सोसाइटीज डबल बर्डन है। हिस्टोरिकली शिफ्ट टू एग्रीकल्चर से स्ट्रेस बढ़ा था। 20th सेंचुरी में एडवांस्ड एग्रीकल्चर, फोर्टिफिकेशन ने डिफिशिएंसी कम की है। लेकिन पोरर सेक्शंस अभी भी मैलन्यूट्रिशन से सफर करते हैं और एफ्लुएंट सेक्शंस फेस न्यू स्ट्रेसेस फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस, ओवर कंजम्पशन, जंक फूड, सेडेंटरी बिहेवियर, ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि सॉल्यूशंस तो है, लेकिन पॉलिटिकल विल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। हाँ, चैलेंज वही है, स्पेशली एफ्लुएंट नेशंस से पूरर नेशंस को सपोर्ट करने में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव मॉडर्न डाइट्स ओवरऑल रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल स्ट्रेस or simply changed its nature from deficiency to diseases of excess? पिक्चर कॉम्प्लेक्स लगती है। काफी कॉम्प्लेक्स है और पॉपुलेशन के हिसाब से अलग-अलग है। लेट्स मूव टू एंथ्रोपोलॉजी एंड हेल्थ एंड डिजीज। इसके लिए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब फील्ड है। हाँ, ये सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के टूल्स यूज करके ह्यूमन हेल्थ, डिजीज, हेल्थ केयर सिस्टम्स और बायोकल्चरल अडेप्टेशंस को समझता है, एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है। इसकी की अप्रोचेस क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल, इंटरप्रेटिविस्ट, क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, तीनों इंपॉर्टेंट है। 1. एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच देखता है कि एनवायरनमेंट और कल्चर इंटरैक्ट करके डिजीजेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। केस स्टडी है सिएरा लियोन में 2014 इबोला आउटब्रेक। उसमें क्या हुआ था? लोकल कम्युनिटीज बरियल रिचुअल्स के लिए डेड बॉडीज देने से रेजिस्ट कर रही थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझाया, चीज को कन्विंस किया सेफ ऑल्टरनेटिव्स के लिए, जिससे डिजीज कंट्रोल में क्रिटिकल हेल्प मिली। तो कल्चर समझना वाइटल है पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए। बिल्कुल। 2. इंटरप्रिटेटिव अप्रोच देखता है कि डिफरेंट कल्चर्स हेल्थ, इलनेस, हीलिंग को क्या सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं, जैसे लेवी स्ट्राउस की स्टडी कूना इंडियंस के शैमन के हीलिंग सॉन्ग पर। 3. क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी CMA फोकस करता है कि ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हेल्थ स्टेटस और एक्सेस टू हेल्थ केयर को कैसे शेप करते हैं, जैसे हेल्थ केयर क्वालिटी में डिस्पैरिटीज। तो एंथ्रोपोलॉजी का होलिस्टिक आउटलुक इफेक्टिव और कल्चरली सेंसिटिव इंटरवेंशंस डिजाइन करने में हेल्प करता है। राइट।
considering biology, culture, society, environment together. तो ये क्लियर है कि हेल्थ इश्यूज को सिर्फ बायोलॉजिकल लेंस से देखना इनसफिशिएंट क्यों है। कल्चर, बिलीव्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, एनवायरनमेंट प्ले सच अ क्रूशियल रोल, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी से जुड़ा है अगला टॉपिक, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये सब फील्ड डिजीजेस के डिटर्मिनेशन, कॉजेज, मैनिफेस्टेशंस, अपीयरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को स्टडी करता है कम्युनिटी में। हाँ, इसका बैकग्राउंड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी के इंटीग्रेशन से है। ये ट्रेडिशनल एपिडेमियोलॉजी से वाइडर है क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं देखता। ह्यूमन बिहेवियरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन वेरिएशंस, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानता है। एग्जैक्टली। सियरा लियोन इबोला केस स्टडी यहाँ भी रेलेवेंट है, demonstrating how cultural understanding gained through anthropological methods was key to epidemiological success. इसकी स्पेसिफिक रेलेवेंस क्या है? What does it add compared to just epidemiology? ये diseases का रिलेशन कल्चरल नॉर्म्स और इकोलॉजिकल सेटिंग से समझने में हेल्प करता है। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कम्युनिटी में रहकर समझना। हाँ, उससे सर्वे से ज़्यादा एक्यूरेट डिजीज पैटर्न्स और अंडरलाइंग सोशल फैक्टर्स पता चल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिर इंटरवेंशंस की एफिशिएंसी बढ़ाने में यूज हो सकती है, जैसे मेडिसिन डिलीवरी, वैक्सीनेशन कैंपेन्स, और ये एथनोमेडिसिन, ट्रेडिशनल हीलिंग की यूटिलिटी को भी एक्सप्लोर करता है। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस बढ़ रही है विद AMR, NTDs। हाँ, क्योंकि इनमें बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट की हैं, होलिस्टिक आउटलुक इसकी स्ट्रेंथ है। How might participant observation provide insights that traditional epidemiological methods like surveys might miss? शायद hidden behaviors, local beliefs या social networks। हाँ, ये सब अनकवर हो सकता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से। अब देखते हैं स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डेफिनेशन हमने डिस्कस की। इन्फेक्शियस डिजीजेस पैथोजन से होते हैं, एड्स, मलेरिया, टीबी। नॉन इन्फेक्शियस मेनली एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल से लिंक्ड होते हैं, डायबिटीज, एलर्जीज, कैंसर। राइट। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है एग्जामिन करना कि एनवायरनमेंट, फिजिकल, सोशल और कल्चर कैसे इंटरैक्ट करके दोनों तरह की डिजीजेस के कॉज, स्प्रेड और एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोकस एरियाज क्या हैं? फैमिली पैटर्न्स, अच्छा, ठीक है। डेंसिटी, हाँ, हैबिट्स, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन। हाँ, इन सब फैक्टर्स का इंपैक्ट स्टडी करना। जैसे फैमिली पैटर्न्स, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल। पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रांसमिशन। सोशल हैबिट्स, हाइजीन, डाइट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेक्टर्स। माइग्रेशन, स्प्रेड, एग्जाम्पल डेनिश ट्रैवलर, मीजल्स, फैरो आइलैंड्स। ऑक्यूपेशन, हैजार्ड्स, एग्जाम्पल माइन वर्कर्स। मेथड्स में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव मेथड्स के साथ क्वांटिटेटिव डेटा यूज करके एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एप्लीकेशंस में इफेक्टिव इंटरवेंशंस डिजाइन करना, कल्चरली अप्रोप्रिएट और एथनोमेडिसिन की यूटिलिटी एक्सप्लोर करना। जैसे एग्जांपल, भोटियाज यूजिंग हिमालयन यू फॉर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। सियरा लियोन एबोला एग्जाम्पल फिर से रेलेवेंट है यहाँ। हाँ, illustrating the role of understanding cultural context in controlling infectious disease. Conclusion remains the same. Holistic biocultural perspective helps design better health interventions. Looking towards the future, what role could epidemiological anthropology play in preventing or managing future pandemics? Could understanding human behavior, culture, and ecology provide early warnings or suggest effective non-pharmaceutical interventions? Potential तो काफी है इसमें। Malnutrition मतलब prolonged deficiency या excess intake of energy, nutrients, undernutrition और overnutrition दोनों। हाँ, लेकिन अंडर न्यूट्रिशन ग्लोबली ज्यादा सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। UNFAO एस्टिमेट सजेस्ट ओवर 800 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। इसके मेजर क्लासेस क्या हैं? PEM, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। हाँ, 1 प्रोटीन एनर्जी malnutrition PEM, वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन, स्पेशली बच्चों में इनसफिशिएंट प्रोटीन एनर्जी इनटेक से होता है। टाइप्स इंक्लूड माइल्ड मॉडरेट अंडरवेट, सिवियर फॉर्म्स जैसे मेरास्मस, एक्सट्रीम अंडरवेट, वेस्टिंग, वीकनेस और क्वाशियोरकॉर, रिटार्डेड ग्रोथ, ईडमा, स्वेलिंग, डायरिया, इन्फेक्शंस। 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हिडन हंगर, एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। विटामिन्स में विटामिन ए डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडनेस का कॉज, हाँ, पर्टिकुलरली ट्रैजिक। मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बढ़ाता है इन्फेक्शन से और लीडिंग कॉज है प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का। अदर एग्जांपल्स, बेरीबेरी, B1, स्कर्वी, C, रिकेट्स, D। मिनरल्स में आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया कॉमन है यंग चिल्ड्रन और वुमेन में। आयरन डेफिशिएंसी प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज का मोस्ट कॉमन कॉज है ग्लोबली और गॉइटर भी कॉज करता है। रिकवरी कैसे होती है malnutrition से? केयरफुल मैनेजमेंट चाहिए न्यूट्रिशनल स्टेटस रेस्टोर करने के लिए, फिर लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन और अंडरलाइंग कॉजेज, पॉवर्टी, एक्सेस, सैनिटेशन को एड्रेस करना। So, is malnutrition just an issue of food scarcity? Or is it deeply intertwined with issues of access, affordability, education, sanitation, and healthcare? Clearly multifaceted problem है, requiring multi-sectoral solutions. बिल्कुल, सिर्फ फूड की कमी नहीं है। तो ये था हमारा एक्सप्लोरेशन इन सोर्सेस का। हमने देखा कि कैसे रेस क्रॉसिंग एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल और बायोलॉजिकल फिनोमेनन है विद ऑनगोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हमने जेनेटिक मार्कर्स की दुनिया में कदम रखा, ABO, RH, HLS सिस्टम्स। हाँ।
और देखा कि ये पॉपुलेशंस को समझने, पैटर्निटी टेस्ट करने और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में कितने क्रूशियल हैं। वी सॉ द स्टोरी दीज टाइनी मार्कर्स टेल अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री एंड वेरिएशन। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ह्यूमन बॉडी कितनी रिमार्केबली अडेप्टेबल है, चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो, फ्रीजिंग कोल्ड या हाई एल्टीट्यूड का लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स लाइक एक्लिमेटाइजेशन और लॉन्ग टर्म जेनेटिक अडेप्टेशंस, साथ ही क्रूशियल कल्चरल स्ट्रेटजीज जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, डाइट, सब मिलकर ह्यूमंस को डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने में मदद करते हैं। We also touched upon nutritional stress adaptation. Right. With both successes and new challenges in the modern world. Right. और फाइनली हमने मेडिकल और एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से देखा कि हेल्थ और डिजीज को समझने के लिए सिर्फ बायोलॉजी काफी नहीं है। कल्चर, एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स, ये सब डीपली इंटरकनेक्टेड है। हाँ, और हेल्थ आउटकम्स को शेप करते हैं। The Sierra Leone Ebola case study was a powerful reminder of why understanding cultural context is vital in public health. ओके, सो अब हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया। इमेजिन किसी दोस्त को समझा रहे हो, तो कैसे बताओगे इस डिस्कशन का मेन आइडिया क्या था? अच्छा, रिकैप एक्सरसाइज है ये। ट्राई करो याद करके रिकैप करना। दैट्स हाउ मेमोरी गेट्स स्ट्रॉन्गर। जैसे रेस क्रॉसिंग क्या था, फंडामेंटली एबीओ सिस्टम क्यों एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मार्कर है, बॉडी हीट और कोल्ड में बायोलॉजिकली कैसे एडजस्ट करती है, वो की मैकेनिज्म्स क्या थे, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हेल्थ को ट्रेडिशनल मेडिसिन से अलग पर्सपेक्टिव से कैसे देखती है। इंडीड, ये सोर्सेज हमें ह्यूमन डाइवर्सिटी, रिजिलियंस और द इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजी एंड कल्चर की एक फैसिनेटिंग झलक देते हैं। अगर मैं समराइज करूं तो हमने देखा कि ह्यूमंस जेनेटिकली डाइवर्स हैं, मार्कर्स जैसे ब्लड ग्रुप्स इस डाइवर्सिटी को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। हमने देखा कि रेस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसका बायोलॉजिकल बेसिस उतना क्लियर नहीं जितना सोशल है। फिर हमने देखा कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट के स्ट्रेसेस, हीट, कोल्ड, एल्टीट्यूड, न्यूट्रिशन को बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों तरह से अडेप्ट करते हैं। और फाइनली हेल्थ को समझने के लिए सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। बिल्कुल सही समरी। एक फाइनल थॉट जो कंसिडर करने लायक है, बिल्डिंग ऑन आवर डिस्कशन। जैसे एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन पॉपुलेशंस को और मिक्स कर रहा है। हाँ, फ्यूचर में ह्यूमन एडेप्टेशन के नए पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी लाइक एडवांस्ड मेडिसिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन को इवेंचुअली ओवरटेक कर लेगी या दोनों हमेशा साथ में इवॉल्व होते रहेंगे? समथिंग टू थिंक अबाउट। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। फ्यूचर क्या होल्ड करता है, देखना होगा। बिल्कुल। Thanks for joining this exploration. Keep learning, stay curious. थैंक